हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 15 बॉबेटन्स और डर्मस्ट्रैंग। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। उसके दिमाग में एक योजना रूप ले चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोते समय उसके दिमाग ने इस बात पर रात भर काम किया है। उसने उठकर भोर की पीली रोशनी में कपड़े पहने रॉन को जगाए बिना कमरे के बाहर चला गया। वो गरुड़ द्वार के वीरान हॉल में नीचे पहुंचा। वहां टेबल पर उसका ज्योतिष का होमवर्क अब भी पड़ा हुआ था। उसने टेबल पर से चर्मपत्र उठाया और एक पत्र लिखा। प्रिय सीरियस, ऐसा लगता है मुझे अपने माथे के निशान के दुखने का बस वहम हो गया था। पिछली बार मैंने तुम्हें आधी नींद में ही चिट्ठी लिख दी थी, इसलिए तुम्हारे वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मेरे बारे में चिंता मत करो। मेरे माथे का निशान बिल्कुल ठीक है, हैरी। वो तस्वीर के छेद से बाहर निकला, सुनसान महल में ऊपर गया। पीप्स के कारण उसे थोड़ी देर रुकना पड़ा, क्योंकि चौथी मंजिल के गलियारे में उसने हैरी पर एक बड़ा फूलदान गिराने की कोशिश की थी। आखिरकार हैरी उल्लू घर पहुंच गया, जो पश्चिमी मीनार में ऊपर स्थित था। उल्लू घर पत्थर का एक गोलाकार कमरा था। किसी भी खिड़की में कांच नहीं लगे थे, इसलिए यहाँ पर ठंड और नमी थी। पूरा फर्श तिनकों, उल्लू की बीट और खाए हुए चूहे चूहियों के कंकालों से भरा पड़ा था। वहाँ उल्लुओं के बैठने के लिए ऊपर तक पटिए और खाने बने हुए थे, जिसमें हर नस्ल के सैकड़ों उल्लू बैठे हुए थे। लगभग सभी सो रहे थे। हालांकि यहाँ वहाँ एक आध उल्लू ने हैरी को घूर कर देखा। हैरी ने हेडविग को देख लिया, जो एक करेल उल्लू और एक पिंगल उल्लू के बीच में बैठी हुई थी। हैरी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस कोशिश में वो बीट से ढके फर्श पर फिसलते फिसलते बचा। हेडविग को जगाने और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने में हैरी को थोड़ा समय लगा, क्योंकि वो इधर उधर हिलती रही और उसे अपनी पूंछ दिखाती रही। ये साफ नजर आ रहा था कि वो हैरी से नाराज थी। हैरी ने पिछली रात को कृतज्ञता नहीं दिखाई थी, वो बुरा मान गई थी। अंत में हैरी ने कहा कि शायद वो बहुत थक गई होगी, इसलिए वो रॉन के उल्लू पिगविजन के माध्यम से चिट्ठी भेज देगा। सुनते ही हेडविग ने अपना पैर बाहर निकाल लिया और चिट्ठी बंधवा ली। सीरियस को खोज लेना, ठीक है? हैरी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जब वो उसे दीवार में बने एक छेद की तरफ उठाकर ले गया, इससे पहले कि दम पिशाच उसे खोज लें। हेडविग ने उसकी उंगली पर चोंच मारी, लेकिन इस बार उसने हमेशा की बजाय थोड़ी तेज चोंच मारी। लेकिन इसके बावजूद उसकी आवाज में तसल्ली देने का अंदाज था। फिर वो अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। हैरी उलझन में उसे दूर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। कल तक उसे यकीन था कि सीरियस के जवाब से उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी, लेकिन ये कतई उम्मीद नहीं थी कि उसके कारण चिंताएं बढ़ जाएंगी। तुमने झूठ क्यों लिखा हैरी? हरमाइनी ने नाश्ते के वक्त उससे कहा, जब उसने हरमाइनी और रॉन को ये बताया कि उसने क्या किया है। तुम्हें निशान दुखने का वहम नहीं हुआ था, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उससे क्या, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि वो मेरे कारण अस्क बांध जाए, हैरी बोला। छोड़ो भी, रॉन ने तीखी आवाज में हरमाइनी से कहा, जब उसने हैरी से आगे बहस करने के लिए अपना मुंह खोला था। इस बार हरमाइनी ने उसकी बात मान ली और चुप हो गई। हैरी ने पूरी कोशिश की कि वो अगले 2 सप्ताह तक सीरियस की चिंता ना करे। ये सच था कि जब उल्लू सुबह डांक लेकर आते तो वो चिंता से चारों तरफ हेडविग को खोजने से खुद को नहीं रोक पाता। रात को सोने से पहले उसके मन में सीरियस के बारे में भयंकर काल्पनिक तस्वीरें आती कि वो लंदन में किसी अंधेरी सड़क पर दम पिशाचों से घिरा हुआ है। लेकिन वो दिन में अपने गॉडफादर के बारे में ना सोचने की कोशिश करता था। उसने सोचा, काश उसका ध्यान बचाने के लिए अभी क्विडिच की प्रैक्टिस हो रही होती। परेशान दिमाग के इलाज के लिए क्विडिच की अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस से बढ़िया और कुछ नहीं था। दूसरी तरफ पढ़ाई अब पहले से ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी, खासकर गुप्त कलाओं से रक्षा विषय की पढ़ाई। पूरी क्लास को हैरानी हुई जब प्रोफेसर मूडी ने ये घोषणा की कि वो सभी विद्यार्थियों पर बारी बारी से सम्मोहन शाप का प्रयोग करेंगे, ताकि उन्हें इसकी शक्ति का पता चल जाए और ये भी पता चल सके कि वो इसका कितना विरोध कर पाते हैं। लेकिन प्रोफेसर, आपने तो कहा था कि ये गैर कानूनी है, हरमाइनी ने अनिश्चितता से कहा, जब मूडी ने अपनी छड़ी हिलाकर डेस्क हटा दी और कमरे के बीच में काफी जगह खाली कर दी। आप ही ने तो कहा था कि किसी दूसरे इंसान के खिलाफ इसका प्रयोग करना। डंबलडोर चाहते हैं तुम इसके बारे में अच्छी तरह जान लो, मूडी ने कहा। उनकी जादुई आंख हरमाइनी पर टिकी हुई थी, बिना पलक झपकाए उसे घूर रही।
अगर मुश्किल तरीके से सीखना चाहो, जब कोई तुम पर इसका प्रयोग करके अपने इशारों पर नचाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, तुम क्लास के बाहर जा सकती हो। उन्होंने अपनी एक गांठदार उंगली दरवाजे की तरफ दिखा दी। हरमाइनी का चेहरा गुलाबी हो गया। वो बुदबुदाई। उसका ये मतलब नहीं था कि वो क्लास के बाहर जाना चाहती है। हैरी और रॉन ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि हरमाइनी इतना महत्वपूर्ण सबक छोड़ने की बजाय अमलकंद का रस पीना ज्यादा पसंद करेगी। मूडी ने बारी बारी से विद्यार्थियों को अपने पास बुलाकर उन पर सम्मोहन शाप का प्रयोग किया। हैरी ने देखा उसके सहपाठी शाप के प्रभाव से बहुत असाधारण हरकतें कर रहे थे। डीन थॉमस ने फुदकते हुए कमरे के 3 चक्कर लगाए और इस दौरान राष्ट्रगान गाता रहा। लेवेंडर ब्राउन ने गिलहरी की नकल की। नेविल ने जिम्नास्टिक के बहुत आश्चर्यजनक करतब दिखाए जो वो निश्चित रूप से सामान्य स्थिति में नहीं दिखा सकता था। उनमें से कोई भी शाप से नहीं जूझ पाया और वो इससे तभी मुक्त हुए जब मूडी ने मंत्र का प्रभाव हटा लिया। वॉचर, अब तुम्हारी बारी है, मूडी गुर्राए। हैरी आगे बढ़कर क्लासरूम के बीच में आ गया जहां मूडी ने डेस्क हटाकर जगह बनाई थी। मूडी ने अपनी छड़ी उठाकर हैरी की तरफ की और बोले, सम्मोहितो। ये बहुत अद्भुत एहसास था। हैरी को लगा वो हल्का होकर हवा में तैर रहा है। उसके दिमाग में कोई विचार नहीं था। उसकी सारी चिंताएं गायब हो गई थीं। इसके बजाय वहां पर अब एक अस्पष्ट सी खुशी का एहसास था। वो वहां पर बहुत राहत महसूस करते हुए खड़ा रहा। सब लोग उसे देख रहे थे। फिर उसे बाबरे नैन मूडी की आवाज आई जो उसी के खाली दिमाग के किसी कोने से बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। डेस्क पर कूदो। हैरी ने उनकी बात मानते हुए घुटने मोड़ लिए और कूदने की तैयारी करने लगा। डेस्क पर कूदो, लेकिन भला क्यों? उसके मन में एक आवाज उठी। उस आवाज ने कहा, ऐसा करना मूर्खतापूर्ण होगा। डेस्क पर कूदो। नहीं, मैं नहीं कूदना चाहता। दूसरी आवाज ने थोड़ी ज्यादा दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं ऐसा सचमुच नहीं करना चाहता। कूदो अभी। अगले ही पल हैरी को काफी दर्द हुआ। वो कूदा भी था और उसने खुद को कूदने से रोकने की कोशिश भी की थी। परिणाम स्वरूप वो सिर के बल डेस्क से टकरा गया। डेस्क गिर गई। उसके पैरों में इतना तेज दर्द था कि जैसे घुटनों में फ्रैक्चर हो गया हो। ये हुई ना बात। मूडी की आवाज गरजी और अचानक हैरी को महसूस हुआ उसके दिमाग से खालीपन का एहसास और गूंजती आवाज दोनों गायब हो गए। उसे याद आ गया कि क्या हो रहा था। उसके पैरों का दर्द दुगना हो गया। तुम सभी ध्यान दो, पॉटर ने मुकाबला किया था। उसने शाप का मुकाबला किया था और लगभग हरा दिया था। पॉटर, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे और बाकी लोग ध्यान से देखना, खास तौर पर उसकी आंखों को देखना। बहुत बढ़िया पॉटर, सचमुच बहुत बढ़िया। तुम पर इस शाप का इस्तेमाल करके तुम्हें नियंत्रित करने में शैतानी जादूगरों को बहुत मुश्किल आएगी। वे तो इस तरह बात करते हैं जैसे किसी भी पल हम पर हमला होने वाला हो। हैरी बुदबुदाया। जब वो 1 घंटे बाद गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास से बाहर निकला, मूडी ने हैरी पर 4 बार सम्मोहन शाप का प्रयोग किया था, जब तक कि हैरी ने उस शाप को पूरी तरह हरा नहीं दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, रॉन ने कहा, जो हर दूसरे कदम पर लंगड़ा रहा था। हैरी की अपेक्षा उसे शाप के कारण ज्यादा मुश्किल आई थी। हालांकि मूडी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा था कि इसका प्रभाव लंच तक खत्म हो जाएगा। पागलपन है। रॉन ने पीछे देखकर ये तसल्ली करते हुए कहा कि कहीं मूडी उसकी बातें सुन तो नहीं रहे। फिर उसने आगे कहा, कोई हैरानी नहीं कि मंत्रालय ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। तुमने सुना, वो सीमस को बता रहे थे कि एक जादूगरनी ने अप्रैल फूल के दिन उन्हें पीछे से बू कहकर डराने की कोशिश की थी। तो इसके बाद उन्होंने उस जादूगरनी के साथ क्या किया था? हम पर पहले ही पढ़ाई का इतना बोझ है, हम सम्मोहन शाप का मुकाबला करने के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं? 4th ईयर के विद्यार्थियों को इस टर्म में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही थी। जब विद्यार्थी रूपांतरण के होमवर्क पर बुरी तरह आह भर रहे थे तो प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे सुन लिया और उन्होंने विद्यार्थियों को इसका कारण बताया। अब तुम लोग अपनी जादुई शिक्षा के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर में कदम रख रहे हो, उन्होंने कहा और उनकी आंखें चौकोर चश्मे के पीछे खतरनाक अंदाज में चमकने लगी। तुम्हारे सामान्य जादूगरी स्तर के इम्तिहान यानी OWL करीब आ रहे हैं। OWL के इम्तिहान तो 5th ईयर में होंगे, डीन थॉमस ने गुस्से में कहा। हाँ थॉमस, लेकिन मेरा यकीन करो, इसके लिए तुम्हें बहुत तैयारी करने की जरूरत है। इस क्लास में अभी तक मिस ग्रेंजर ही अकेली विद्यार्थी है
जिसने सेही को संतोषजनक रूप से पिन कुशन में बदलने में सफलता पाई है। थॉमस, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे पिन कुशन की तरफ जब कोई पिन बढ़ाता है तो वो डर कर पीछे हट जाता है। हरमाइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया, लेकिन वो बहुत खुश थी और अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी। हैरी और रॉन को बड़ा मजा आया जब प्रोफेसर ट्रिलोनी ने उन्हें ज्योतिष की अगली क्लास में बताया कि उन्हें उनके होमवर्क में क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। उन्होंने उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां पूरी क्लास को पढ़कर सुनाई। उन्होंने उन दोनों की तारीफ भी की कि वे इतनी भयानक घटनाओं की आशंका के बावजूद नहीं घबराए थे। लेकिन हैरी और रॉन को जरा भी मजा नहीं आया जब प्रोफेसर ट्रिलोनी ने उनसे कहा कि वे अगले महीने के बाद वाले महीने की भविष्यवाणियां भी लिखें। दोनों के पास ही दुर्घटना और हादसों के विचार खत्म होते जा रहे थे। इसी दौरान प्रोफेसर बिन्स यानी जादू का इतिहास पढ़ाने वाले भूत ने उन्हें 18वीं शताब्दी के पिशाच विद्रोह पर साप्ताहिक निबंध लिखने को दिए। प्रोफेसर स्नैप उन्हें विषहरों या विष का उपचार करने वाले काढ़ों के बारे में अच्छे से शोध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। विद्यार्थियों ने स्नैप की बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि स्नैप ने ये साफ बता दिया था कि क्रिसमस से पहले वे उनमें से किसी एक को जहर देकर ये जांच करेंगे कि उनका बनाया विषहर काढ़ा कितना असरदार है। प्रोफेसर फ्लिटविक ने आवाहन सम्मोहन की तैयारी के लिए सभी विद्यार्थियों को 3 अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने को कहा था। यहाँ तक कि हैग्रिड भी उनके काम के बोझ को बढ़ा रहा था। विस्फोटक अग्निडंक बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जो आश्चर्यजनक था, क्योंकि अब तक कोई ये जान नहीं पाया था कि वो क्या खाते हैं। हैग्रिड बहुत खुश था। उसने ये उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया कि वो हर दूसरी शाम को उसके केबिन में आकर अग्निडंकों को देखें और उनके असाधारण व्यवहार पर नोट्स लिखें। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, ड्रेको मैल्फॉय ने साफ साफ कह दिया। जब हैग्रिड ने ये बात विद्यार्थियों से इस अंदाज में कही जैसे सांता क्लॉज बच्चों को अपने बोरे में से कोई बड़ा खिलौना निकाल कर दे रहा हो, मैं इन बेकार चीजों को क्लास में देख लेता हूँ, यही काफी है। हैग्रिड के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वही करोगे जो तुमसे कहा जा रहा है, वरना हम भी वही करेंगे जो प्रोफेसर मूडी ने किया था। हमने सुना है तुम बहुत अच्छे नेवले बने थे मैल्फॉय, हैग्रिड गुर्राया। गरुड़गौर के विद्यार्थी ठहाके लगाकर हंसने लगे। मैल्फॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्लास के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी महल की तरफ खुशी खुशी लौटे। हैग्रिड ने मैल्फॉय को नीचा दिखा दिया था। ये उन्हें बहुत संतोषजनक लगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैल्फॉय ने पिछले साल हैग्रिड को नौकरी से निकलवाने की पूरी कोशिश की थी। जब वे प्रवेश हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो आगे नहीं जा सकते। वहां विद्यार्थियों की बड़ी भारी भीड़ लगी थी। सभी एक बड़े नोटिस बोर्ड के चारों तरफ खड़े हुए थे, जो संगमरमर की सीढ़ियों के नीचे लगा हुआ था। रॉन, जो इन तीनों में सबसे लंबा था, पंजों के बल खड़ा हुआ और पढ़कर सुनाने लगा नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा है। जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट, बाबेटन्स और डर्मस्ट्रैंग के दल शुक्रवार 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे आ रहे हैं। उस दिन क्लासें आधे घंटे पहले खत्म हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। शुक्रवार को आखिरी पीरियड जादुई काढ़े का होता है। स्नैप को हमें जहर देने का मौका नहीं मिलेगा, हैरी ने कहा। सभी विद्यार्थी अपने बैग और अपनी पुस्तकें अपने कमरों में रखने के बाद महल के सामने इकट्ठे होंगे, ताकि स्वागत के जश्न से पहले मेहमानों का स्वागत किया जा सके। सिर्फ 1 हफ्ता ही तो बचा है, मेहनतकश के अर्नी मैकमिलन ने भीड़ से बाहर निकलते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। क्या पता सेड्रिक को ये बात मालूम भी है या नहीं, मैं जाकर बता देता हूँ। सेड्रिक, रॉन ने भावुकता से कहा, जब अर्नी तेजी से वहां से चला गया। डिगोरी, वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा होगा, हैरी ने कहा। वो मूर्ख हॉगवर्ट्स का चैंपियन कैसे बन सकता है, रॉन ने कहा, जब वो बतियाती भीड़ के बीच से निकलकर सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो मूर्ख नहीं है, तुम उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते हो क्योंकि उसने क्विडिच में गरुड़द्वार को हरा दिया था। मैंने सुना है वो पढ़ाई में तेज है और वो परफेक्ट है, हरमाइनी ने कहा। उसने इसे इस तरह कहा जैसे उसके बाद बहस की गुंजाइश खत्म हो गई। तुम उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वो हैंडसम है, रॉन ने व्यंग्य से कहा। हरमाइनी चिढ़कर बोली, माफ करना, मैं लोगों को सिर्फ हैंडसम होने के कारण पसंद नहीं करती हूँ। रॉन ने खांसने का नाटक किया और बीच में लॉकहार्ट जैसा कोई शब्द बुदबुदाया। प्रवेश हॉल में लगे नोटिस का पूरे महल पर बहुत असर हुआ। अगले सप्ताह हैरी जहाँ भी गया वहाँ उसे लगा कि लोग सिर्फ एक ही विषय के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिकोणीय टूर्नामेंट।
अफवाहें संक्रामक वायरस की तरह एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी तक फैल रही थी। कौन हॉगवर्ट्स का चैंपियन बनने की कोशिश करने वाला है, टूर्नामेंट में क्या होगा, बॉबिटन्स और डर्मिस्ट्रैंग के विद्यार्थी उनसे कितने भिन्न होंगे। हैरी का ध्यान गया। महल की जोरदार सफाई हो रही थी, गंदी तस्वीरों को धोया जा रहा था, जिससे उनमें रहने वाले लोगों को बड़ी कोफ्त हो रही थी जब उनके चेहरों को कसकर रगड़ा गया और गुलाबी किया गया। वे अपने फ्रेम में एक तरफ बैठकर बुदबुदाने लगे और चिड़चिड़े दिखने लगे। कवच अचानक चमकने लगे और चूं चूं किए बिना चलने लगे। चौकीदार आर्गस फिल्च हर उस विद्यार्थी से खूंखार तरीके से व्यवहार कर रहा था जो अपने जूते नहीं पहुंचता था। स्टाफ के बाकी सदस्य तनाव में दिख रहे थे। लॉन्ग बॉटम, मेहरबानी करके तुम डर्मिस्ट्रैंग के किसी विद्यार्थी को ये बात मत पता चलने देना कि तुम एक आसान सा रूपांतरण मंत्र भी नहीं पढ़ सकते हो। प्रोफेसर मैगोनिकल एक मुश्किल सबक के आखिर में गुस्से से चीखी जब नेविल ने गलती से अपने कान कैक्टस पर प्रत्यारोपित कर दिए थे। जब वो 30 अक्टूबर को नाश्ते के लिए नीचे गए तो उन्होंने पाया कि बड़े हॉल में रातों रात सजावट हो चुकी है। दीवारों पर बड़े बड़े रेशमी बैनर थे। हॉगवर्ट्स के हर हाउस का बैनर लगा हुआ था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज को गरुड़ द्वार की टेबल पर बैठे देखा। एक बार फिर वे असामान्य रूप से बाकी सबसे दूर बैठे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। रॉन उनकी तरफ बढ़ा। ये तो बहुत बुरी बात है। जॉर्ज फ्रेड से निराशा भरे स्वर में बोल रहा था, लेकिन यदि वे हमसे आमने सामने बात नहीं करते हैं तो हमें उन्हें चिट्ठी भेजनी पड़ेगी या फिर हम उसे उनके हाथ में दे देंगे। वे हमसे हमेशा नहीं बच सकते। तुमसे कौन बच रहा है? रॉन ने उनके पास बैठते हुए कहा। फ्रेड ने इस व्यवधान पर चिढ़ते हुए कहा, काश तुम बच जाते। रॉन ने जॉर्ज से पूछा, बताओ तो सही, बुरी बात क्या है? जॉर्ज ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसा भाई होना जो हर जगह अपनी नाक घुसेड़ता है। क्या जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट में तुम दोनों शामिल करने का कोई उपाय ढूंढ चुके हो? हैरी ने पूछा। क्या तुम शामिल होने की कोशिश करोगे? मैंने मैगोनिकल से पूछा था कि चैंपियनों को कैसे चुना जाता है, उन्होंने कुछ बताया नहीं, जॉर्ज ने अफसोस के साथ कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं और अपने रैकून के रूपांतरण पर ध्यान दूं। क्या पता चैंपियनों को क्या काम करने होंगे, रॉन ने सोचते हुए कहा। हैरी, मुझे पूरा भरोसा है कि हम वो काम कर सकते हैं। देखो, हमने पहले भी खतरनाक काम किए हैं। वो काम तुमने निर्णायक मंडल के सामने नहीं किए थे, है ना? फ्रेड बोला। मैगोनिकल कहती हैं कि चैंपियनों को इस आधार पर नंबर मिलेंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह ये काम किए हैं। हैरी ने पूछा, निर्णायक कौन है? देखो, भाग लेने वाले स्कूलों के हेडमास्टर तो हमेशा निर्णायक मंडल में रहते ही हैं, हरमाइनी ने फौरन जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वो तीनों ही 1792 के टूर्नामेंट में घायल हो गए थे जब वो अजगर बेकाबू हो गया था जिसे चैंपियनों को पकड़ना था। हरमाइनी ने देखा वो सब उसे घूर रहे हैं। इस बात पर वो चिढ़कर बोली, ये सारी जानकारी हॉगवर्ट्स एक इतिहास पुस्तक में है और जाहिर है और किसी को ये जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि हरमाइनी के सिवा किसी ने वो पुस्तक पढ़ी ही नहीं थी। फिर हरमाइनी बोली, वैसे ये पुस्तक पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। इसका ज्यादा सटीक शीर्षक हॉगवर्ट्स का संशोधित इतिहास होगा या फिर हॉगवर्ट्स का बेहद पक्षपातपूर्ण और चुनिंदा इतिहास जो स्कूल के बुरे पहलुओं को अनदेखा करता है। तुम क्या कहना चाहती हो? रॉन ने पूछा, हालांकि हैरी जानता था इसका क्या जवाब मिलेगा। घरेलू जिन्न, हरमाइनी ने जोर देकर कहा और हैरी के अंदाजे को सही साबित किया। हॉगवर्ट्स एक इतिहास 1000 पन्नों में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है कि यहाँ पर 100 गुलाम काम करते हैं और हम सब उन पर हो रहे अत्याचार में शामिल हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और अंडे खाने लगा। उसकी और रॉन की उदासीनता के बावजूद घरेलू जिन्नों को न्याय दिलवाने का हरमाइनी का संकल्प नहीं डगमगाया था। ये सच था कि उन दोनों ने SPEW बैज के बदले उसे 2 सिकल दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ उसका मुंह बंद करने के लिए किया था। बहरहाल उनके सिकल देने का कोई फायदा नहीं हुआ। हरमाइनी का जोश और भी बढ़ गया था। वो तभी से हैरी और रॉन का सिर खाए जा रही थी कि पहले वो खुद बैज पहने और फिर दूसरों को भी बैज पहनने के लिए तैयार करें। यही नहीं, वो हर शाम को गरुड़ द्वार के हॉल में विद्यार्थियों के सामने चंदे का डिब्बा खनखनाती थी और उनसे चंदा मांगती। वो गुस्से में पूछती थी, तुम जानते हो तुम्हारी चादरें कौन बदलता है, आग कौन जलाता है, क्लासरूम कौन साफ करता है और खाना कौन बनाता है? ये सभी काम घरेलू जिन्न करते हैं जो गुलामी का जीवन जी रहे हैं और जिन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलती। नेविल जैसे कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए चंदा दे दिया ताकि हरमाइनी उन्हें गुस्से से न घूरे।
उनमें से कुछ लोगों ने उसकी बातों में थोड़ी रुचि ली, लेकिन वो इस काम में ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। कई विद्यार्थियों ने इसे मजाक की तरह लिया। रॉन ने अपनी आंखें छत की तरफ घुमा ली जहां शरद ऋतु की धूप खिली हुई थी। फ्रेड अपने बेकन में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। दोनों जुड़वा भाइयों ने बैज खरीदने से इनकार कर दिया था। बहरहाल जॉर्ज हरमाइनी की तरफ मुड़ा। सुनो हरमाइनी, क्या तुम कभी किचन में गई हो? नहीं, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। हम गए हैं, जॉर्ज ने फ्रेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत बार खाना लेने के लिए। हम घरेलू जिन्नों से मिले हैं और वे खुश हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे अच्छा काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अशिक्षित हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, हरमाइनी ने गुस्से में कहा। लेकिन उसके आगे के ऊपर के शब्द ऊपर से आती आवाज में डूब गए। उल्लू डाक लेकर आ रहे थे। हैरी ने तत्काल ऊपर देखा। हेडविग उसकी तरफ आ रही थी। हरमाइनी ने तत्काल बातें बंद कर दी। उसने और रॉन ने हेडविग को चिंता से देखा। वो आकर हैरी के कंधे पर बैठ गई। फिर हेडविग ने अपने पंख मोड़कर थके हुए अंदाज में पैर आगे बढ़ा दिया। हैरी ने सीरियस की जवाबी चिट्ठी निकाल ली और हेडविग को अपने बेकन की खाल दे दी जो उसने कृतज्ञता से खा ली। हैरी ने जब तसल्ली कर ली कि फ्रेड और जॉर्ज अब भी जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फुसफुसाकर रॉन और हरमाइनी को सीरियस की चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगा। हैरी, धोखा देने की कोशिश बहुत बढ़िया थी। मैं वापस आ गया हूँ और अच्छी तरह से छिप गया हूँ। तुम मुझे हॉगवर्ट्स में होने वाली हर घटना की जानकारी देना। बार बार हेडविग का इस्तेमाल मत करना। उल्लू बदलते रहना और मेरी चिंता मत करना। बस अपना ख्याल रखना, अपनी आंखें खुली रखना। मैंने तुम्हारे निशान के बारे में जो कहा था उसे मत भूलना। सीरियस। रॉन ने धीरे से पूछा, उसने तुम्हें उल्लू बदलने का सुझाव क्यों दिया है? हेडविग को बार बार देखकर लोगों को शक हो जाएगा, हरमाइनी ने तत्काल कहा। वो अलग दिख जाती है, लोगों का ध्यान इस तरफ जा सकता है कि एक सफेद उल्लू सीरियस के छिपने की जगह तक बार बार जाती है। मेरा मतलब है हेडविग की नस्ल के उल्लू आमतौर पर हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं, है ना? हैरी ने चिट्ठी मोड़कर अपने दुशाले के भीतर रख ली। सोचने लगा इससे उसकी चिंता कम हुई थी या बढ़ गई थी। उसे लग रहा था पकड़ में आए बिना सीरियस का लौट आना बहुत बड़ी बात थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सीरियस के करीब रहने से उसे तसल्ली मिली थी। कम से कम उसे अपनी चिट्ठी के जवाब का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद हेडविग, उसने थपथपाते हुए कहा। हेडविग ने उनींदी सी आवाज निकाली, अपनी चोंच थोड़ी देर के लिए संतरे के जूस वाले प्याले में डाली और फिर उड़कर चली गई। साफ नजर आ रहा था वो उल्लू घर में जाकर अच्छी नींद लेना चाहती है। उस दिन हवा में उम्मीद का सुखद एहसास था। कोई भी विद्यार्थी क्लासों में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि काढ़े की क्लास झेलना भी हमेशा जितना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि वो आधे घंटे पहले खत्म हो गई। घंटी बजते ही हैरी, रॉन और हरमाइनी जल्दी से गरुड़ द्वार हाउस की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने अपने बैग और किताबें रखी जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। फिर वो अपने चोगे पहनकर दौड़ते हुए नीचे उतरे और प्रवेश हॉल में पहुंच गए। सभी हाउसों के प्रमुख अपने विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा कर रहे थे। वीजली, अपना हेड सीधा करो, प्रोफेसर मैकगोनागल ने रॉन को झिड़कते हुए कहा। मिस पाटिल, उस मूर्खतापूर्ण चीज को अपने बालों से निकालो। पार्वती ने मुंह बनाकर अपनी चोटी के सिरे से सजावटी तितली वाली क्लिप निकाल ली। मेरे पीछे चलो, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सबसे आगे रहेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। वे सभी लाइन में सामने की सीढ़ियों से उतरे और महल के सामने खड़े हो गए। शाम ठंडी और साफ थी। सांझ का झुटपुटा हो चला था। अंधेरे जंगल के ऊपर पीला पारदर्शी चांद अभी से चमक रहा था। लगभग 6 बज गए हैं। रॉन ने अपनी घड़ी देखकर सड़क पर नजरें दौड़ाई। तुम्हें क्या लगता है वो कैसे आएंगे? ट्रेन से? मुझे नहीं लगता, हरमाइनी बोली। हैरी ने सितारों से भरे आसमान की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर कैसे? झाड़ुओं पर सवारी करके? मुझे ये भी नहीं लगता, इतनी दूर से नहीं। तो फिर आवागमन कुंजी से, या फिर वो अंतर्ध्यान होकर आ सकते हैं। वो जहाँ से आ रहे होंगे शायद वहाँ 17 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अंतर्ध्यान होने की इजाजत होगी, रॉन ने सुझाव दिया। हरमाइनी ने बेचैनी से कहा, कोई भी अंतर्ध्यान होकर हॉगवर्ट्स के भीतर नहीं आ सकता। ये बात मुझे तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी। वे रोमांच से मैदान की तरफ देखते रहे।
जहां अब अंधेरा होने लगा था। कोई भी चीज हिल नहीं रही थी, हर चीज शांत, स्थिर और हमेशा की तरह ही थी। हैरी को अब ठंड लग रही थी। वो सोच रहा था कि काश वो लोग जल्दी आ जाएं। तभी डंबलडोर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, जहां वे बाकी टीचर्स के साथ खड़े थे, आहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बॉबेटन्स का दल आ रहा है। कहाँ? कई विद्यार्थियों ने उत्सुकता से पूछा और अलग अलग दिशाओं में देखने लगे। वहां 6th ईयर का एक विद्यार्थी जंगल के ऊपर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। कोई बड़ी चीज गहरे नीले आसमान को चीरती हुई महल की तरफ आ रही थी। ये चीज झाड़ू से या 100 झाड़ुओं से भी काफी बड़ी दिख रही थी और पास आने पर ज्यादा बड़ी दिखती जा रही थी। ये ड्रैगन है! फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी चीखा, जिसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। डेनिस क्रीवी बोला, मूर्खता की बातें मत करो, ये तो उड़ने वाला मकान है। डेनिस का अंदाजा काफी हद तक सही था। जब विशाल काली आकृति अंधेरे जंगल के पेड़ों के ऊपर से होती हुई पास आई और उस पर महल की खिड़कियों की रोशनी पड़ी तो सबने देखा कि ये एक विशाल नीली घोड़ा गाड़ी थी, जिसका आकार किसी बड़े मकान के बराबर था। वो घोड़ा गाड़ी हवा में उड़ती हुई उन्हीं की तरफ आ रही थी। जब घोड़ा गाड़ी पास आ गई और तेज गति से जमीन पर उतरने की तैयारी करने लगी तो सामने की 3 लाइनों के विद्यार्थी पीछे खिसक गए। सुनहरे घोड़ों ने अपने विशाल सिर उचकाए और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें घुमाईं। 1 सेकंड बाद ही घोड़ा गाड़ी जमीन पर आ गई। हैरी ने दरवाजा खुलने से पहले ही उस पर बने मोनों को देख लिया था। 2 क्रॉस रखी सुनहरी छड़ियां, जिनमें से प्रत्येक पर 3-3 सितारे चमक रहे थे। हल्के नीले रंग का दुशाला पहने एक लड़का घोड़ा गाड़ी से नीचे कूदा और आगे झुक गया। उसने गाड़ी के फर्श पर कुछ किया और सुनहरी सीढ़ियां खोलकर लगा दी। वो सम्मान में पीछे हट गया। फिर हैरी ने देखा गाड़ी के अंदर से एक ऊंची हील का चमचमाता जूता बाहर निकला। ये जूता किसी बच्चे के स्लेज जितना बड़ा था। जूते के बाद तत्काल ही उसे एक औरत दिखाई दी। हैरी ने अपनी जिंदगी में इतनी लंबी चौड़ी औरत कभी नहीं देखी थी। उसे तत्काल घोड़ा गाड़ी और घोड़ों के विशाल आकार का रहस्य समझ में आ गया। कुछ लोगों की आह निकल गई। हैरी ने अपनी जिंदगी में इतना लंबा चौड़ा सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा था और वो था हैग्रिड। जब वो औरत प्रवेश हॉल से आती रोशनी में आई तो लोगों ने देखा उसका चेहरा सुंदर और त्वचा जैतून के रंग जैसी है। वो सिर से पैर तक काले साटन के कपड़े पहनी थी और उसके गले और मोटी उंगलियों पर कई शानदार दूधिया रत्न जगमगा रहे थे। डंबलडोर तालियां बजाने लगे। उनकी देखा देखी विद्यार्थी भी तालियां बजाने लगे। उनमें से कई तो उस औरत को अच्छी तरह देखने के लिए पंजों के बल खड़े हो गए। वो औरत गरिमापूर्ण ढंग से मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर डंबलडोर की तरफ आने लगी। डंबलडोर हालांकि स्वयं लंबे थे, लेकिन उन्हें उस हाथ को चूमने के लिए झुकने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिय मैडम मैक्सिम, हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है। डंबलडोर, मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मैडम मैक्सिम ने भारी आवाज में कहा। डंबलडोर ने कहा, धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे विद्यार्थी। मैडम मैक्सिम ने अपना एक बड़ा हाथ लापरवाही से पीछे हिलाया। हैरी का ध्यान अब तक पूरी तरह से मैडम मैक्सिम पर केंद्रित था। उसने अब जाकर देखा 1 दर्जन लड़के लड़कियां, जो सभी 17 से 19 के बीच के लग रहे थे, गाड़ी से उतर कर आए थे और मैडम मैक्सिम के पीछे खड़े कांप रहे थे, जिसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो पतले रेशमी 2 शाले पहने थे और किसी ने भी चोगा नहीं पहना था। मैडम मैक्सिम ने पूछा, कार का रोफ आ गया? वो किसी भी पल आ सकते हैं, डंबलडोर ने कहा। आप उनका स्वागत करने के लिए रुकना चाहेंगी या फिर अंदर चलकर गर्मी में बैठना चाहेंगी? मुझे लगता है गर्मी में बैठना ठीक रहेगा, मैडम मैक्सिम बोली। लेकिन मेरे घोड़े? हमारा जादुई प्राणियों की देखभाल का टीचर उनकी देखभाल करके खुश होगा। इस वक्त वो अपने जानवरों से संबंधित एक छुटपुट समस्या से निपटने गया हुआ है। अग्निडंक, रॉन ने मुस्कुराकर हैरी से कहा। मेरे घोड़े को संभालने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत ताकतवर है, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हैग्रिड ये काम अच्छे से कर लेगा। आप अपने इस हैग्रिड को ये बता देंगे कि मेरे घोड़े सिर्फ सिंगल माल्ट विस्की ही पीते हैं। डंबलडोर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ये काम हो जाएगा। चलो, मैडम मैक्सिम ने अकड़कर अपने विद्यार्थियों से कहा।
हॉगवर्ट्स की भीड़ ने उन्हें और उनके विद्यार्थियों को पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाने का रास्ता दे दिया। अब वे थोड़े कांपते हुए डर्मिस्ट्रैंग के दल के आने का इंतजार करने लगे। ज्यादातर विद्यार्थी आशा भरी नजरों से आसमान ताक रहे थे। कुछ मिनट तक खामोशी छाई रही। सिर्फ मैडम मैक्सिम के विशाल घोड़े पैर पटकते और चिंघाड़ते रहे। लेकिन तभी रॉन ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना? हैरी ने सुन लिया। अंधेरे में उन्हें एक अजीब सी तेज आवाज करीब आती सुनाई दे रही थी। ये चूसने जैसी आवाज थी, जैसे कोई बड़ा वैक्यूम क्लीनर नदी में चल रहा हो। झील, झील की तरफ देखो, ली जॉर्डन झील की तरफ इशारा करते हुए चीखा। फिर लोग लॉन के ऊपर खड़े हो गए, जहां से मैदान साफ दिख रहा था। वहां से झील की चिकनी काली सतह साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इस समय झील की सतह चिकनी नहीं थी। बीच में जोरदार उथल पुथल हो रही थी। सतह पर बड़े बड़े बुलबुले बन रहे थे। लहरें अब कीचड़ भरे किनारों से टकरा रही थी। और तभी झील के बीचों बीच एक भंवर नजर आया। उस भंवर के बीच से एक लंबा और काला खंबा धीरे धीरे उठने लगा और फिर हैरी को मस्तूल दिख गया। उसने रॉन और हरमाइनी से कहा, ये तो किसी जहाज का मस्तूल है। धीरे धीरे शान के साथ जहाज पानी के ऊपर आया। चांदनी में ऐसा लग रहा था जैसे दुर्घटना के बाद इसकी मुरम्मत हुई हो। आखिरकार जोरदार छपाक की आवाज के साथ जहाज पानी से पूरा निकल आया। कुछ पल बाद उन्हें लंगर फेंकने की आवाज आई और फिर एक पटिया नीचे की तरफ हो गया। जहाज में से लोग उतरने लगे। विद्यार्थियों को जहाज की रोशनी में परछाइयां दिख रही थी। हैरी ने देखा कि सभी का हुलिया क्रैब और ग्वाइल जैसा था, लेकिन जो आदमी महल की तरफ सबसे आगे आ रहा था वो अलग तरह के फर के कपड़े पहना था। ये फर उसके बालों की तरह ही चिकना और सफेद था। डंबलडोर, कैसे हो प्यारे डंबलडोर, कैसे हो? उसने ढलान चढ़कर पास आते हुए उत्साह से कहा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रोफेसर कारकारोफ, डंबलडोर ने जवाब दिया। कारकारोफ की आवाज मखमली और चिकनी चुपड़ी थी। वो डंबलडोर की तरह ही लंबे और दुबले पतले थे, लेकिन उनके सफेद बाल छोटे थे और उनकी बकरा दाढ़ी उनकी कमजोर ठुड्डी को पूरी तरह नहीं छिपा पा रही थी। जब वो डंबलडोर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने दोनों हाथों में डंबलडोर का हाथ जकड़ लिया। प्यारा हॉगवर्ट्स, उन्होंने महल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उनके दांत थोड़े पीले थे। हैरी ने देखा उनकी आंखों में मुस्कुराहट का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखें भावहीन और चालाकी भरी थी। यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। विक्टर, अंदर गर्मी में चलो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा डंबलडोर? विक्टर को थोड़ी सर्दी है। कारकारोफ ने अपने एक विद्यार्थी को पकड़कर आगे आने का इशारा किया। जब वो लड़का पास से गुजरा तो हैरी को एक बड़ी और मुड़ी हुई नाक की झलक दिखी और मोटी काली भौंकी भी। तभी रॉन ने हैरी के हाथ पर मुक्का मारा, उसे कान में फुसफुसाया। हालांकि हैरी उस लड़के को पहचान गया था। हैरी, ये तो क्रम है।